नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर के। यह जो टॉपिक है इसे हल्के मत लीजिएगा, यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसने बीएड किया है और उसने यह टॉपिक बीएड प्रथम सेमेस्टर में नहीं पढ़ा हुआ है, समझ लीजिए उसने कुछ नहीं पढ़ा है मेरे हिसाब से। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो लंबा बनेगा, ये मेरी मजबूरी कह लीजिए या आपके सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि टॉपिक जो है ये छोटे नहीं होंगे। मैं बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक छोटे छोटे नहीं है। आप क्लासेस अगर करेंगे तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो होती हैं वो आपके लगभग 4 महीने में खत्म होती हैं एक सब्जेक्ट की। और हमें यहाँ पे अगर वीडियो 20 मिनट 22 मिनट भी अगर नहीं बनेगा तो हम आखिर कितना देर तक पढ़ा सकते हैं, कितनी कम समय पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप समझते चलिए और ऐसा समझिए कि आगे टेट सी टेट के लिए कोई कोचिंग की जरूरत पड़े ही नहीं। आप जो मन से पढ़ेगा, मेरा मानना है कि जो मन से बीए में पढ़ता है उसे टेट और सी टेट की कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज अपना ये टॉपिक। क्या हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं, शिक्षक के स्तर। यह हमने शिक्षण पढ़ा दिया है, शिक्षक विशेषताएं पढ़ा दिया है, शिक्षक परिभाषा पढ़ा दिया है, शिक्षण युक्तियां पढ़ा दिया है, ठीक है, और शिक्षण सूत्र पढ़ा दिया है। अगर इन सब आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद जिसने यह सीधे वीडियो देख रहा है वह देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। पहले आप शिक्षण देख लीजिए, शिक्षण सूत्र वो सब देख लीजिए पहले वाला वीडियो, तब आप यहाँ से स्टार्ट करिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, शिक्षण स्तर, यानी कि जो शिक्षण कार्य करते हैं इसके 3 स्तर होते हैं। इसे कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। देखिए यहाँ पर हमने तीनों स्तरों का नाम लिखा है, जैसा हमने पहले पढ़ा भी दिया था। 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। हमने 3 लिख दिया है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर कॉपी पे अगर लिखा जाए तो ये बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका स्मृति स्तर खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको शिक्षण में सुविधा की दृष्टि से हमने तीनों को यहाँ पर लिख दिया है और तीनों के बारे में बारी बारी से हम बता देंगे कि जैसे कि अनुदेशन क्या होता है, इसमें एक इंद्रिय अनुदेशन होता है, इसमें बहुइंद्रिय होता है, उसमें बहुइंद्रिय होता है। हम तीनों का आपको तुलना कर करके बता देंगे, तब समझने में आसानी होगी तुलना करके, और आप अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे। नहीं तो अगर लिखना होगा तो पूरा बोर्ड हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, तो तीनों चीज सामने है, तीनों के सामने तुलना करके आपको समझा दी जाएगी अच्छे से। तो देखिए क्या है, पहली बात है स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे। स्मृति स्तर के प्रवर्तक थे आपके जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो थे वो आपके स्मृति स्तर के प्रवर्तक थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण की प्रगति। शिक्षण की प्रगति इसमें कैसी थी, तो शिक्षण की प्रगति जो थी इसमें विचारहीन है। स्मृति स्तर में शिक्षण की प्रगति विचारहीन है। अब इन्हें स्मृति स्तर होता क्या है, सबसे पहले दिमाग में ये बात आ रहा है, स्मृति स्तर क्या है। तो देखिए स्मृति स्तर मतलब है कि बालक जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो पढ़ता है उस समय जो उसका दिमाग का स्तर होता है, सोचने समझने का जो स्तर होता है, क्या होता है, स्मृति स्तर वो चलता है। ठीक है, और बालक की जब कक्षा 6 से लेकर 8 यानी कि माध्यमिक स्तर जाता है तो वह बोध स्तर पे जाता है। ठीक है, और जब वह कक्षा 9 से लेकर ऊपरी कक्षा हो जाता है तो वह चिंतन स्तर पे पहुंचता है। तो यही तीनों स्तरों की हम क्या तुलना कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, किसी प्रतिपादक है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इसमें शिक्षण की प्रगति आप लिखेंगे, जब कॉपी में आप परीक्षा आप लिखेंगे या नोट्स में बनाएंगे तो उसमें लिखिएगा कि इसके प्रतिपादक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। इसमें शिक्षण की प्रगति विचारहीन होती है तथा उद्देश्य ज्ञानात्मक होते हैं। ऐसे आप बना के इसको लंबा लंबा भी लिखेंगे, पहले मुझे समझा लेंगे। ठीक है, तो आइए शिक्षण की प्रगति क्या होती है, इसमें विचारहीन होती है। शिक्षण की प्रगति का विचारहीन का मतलब यह है कि शिक्षक जो कह दिया, शिक्षक जो कह दिया, अगर वह आम का फोटो दिखा के इमली बता रहा है तो बच्चा इमली ही जानेगा, बच्चा आम उसे नहीं कह सकेगा। इसीलिए कहा है कि शिक्षक जो प्रगति होती क्या होती है, विचारहीन होती है। बच्चा कोई सोच विचार नहीं करता, इसको जो कहेंगे वो, रस्सी को सांप कहेंगे तो सांप मान लेगा, उसको सांप सांप कहेंगे हम सब देख के। ठीक है, आगे उद्देश्य क्या होते हैं स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, ज्ञानात्मक, यानी ज्ञान प्रदान करना। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। आगे अनुदेशन, इसमें एक इंद्रिय अनुदेशन होता है। अनुदेशन का मतलब यह है कि दिशा निर्देश देना। ठीक है, तो
एक इंद्रिय अनुक्रिया क्षमता, यानी कि इसमें बालक क्या करती हैं, एक इंद्रिया काम करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं पाठ्य वस्तु क्या होती है। पाठ्य वस्तु इसकी तथ्यात्मक होती है, यानी तथ्यों पर आधारित होती है। जो आपकी स्मृति स्तर की पाठ्य वस्तु होती है कक्षा से कक्षा 5 तक की देख लीजिएगा, वह क्या होती है, सिर्फ तथ्यों पर आधारित होती है। इसमें सिर्फ लिखा गया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बस उन्हें ये रटाया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ तथ्य याद करते हैं। वो मोर का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक है, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, बस उन्हें ये याद कराया जाता है। आगे सिर्फ तथ्य याद कराया तुमने, तो इसीलिए स्मृति स्तर की पाठ्य वस्तु तथ्यात्मक होती है। उसके आगे देखते हैं कक्षा का वातावरण स्मृति स्तर कैसा होता है। तो कक्षा का जो वातावरण है वह स्मृति स्तर में निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब ये है कि शिक्षक बोलता रहता है, बोलता रहता है और छात्र सिर्फ सुनते रहते हैं। ठीक है, छात्र से क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, एक भयभीत श्रोता की तरह चुपचाप। शिक्षक पढ़ा रहा है, बाहर चुपचाप सुन रहा है। ठीक, आगे देखते हैं अधिगम क्या होता है। स्मृति स्तर अधिगम मतलब होता है सीखना। तो बालक स्मृति स्तर कैसे सीखते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब यह है कि बालक से कोई चीज देखता है, उसके प्रति क्रिया करता है और क्रिया करके सीखता है। जैसे बताया गया कि सांप जो होता है ऐसे 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 चलता है, तो बालक ऐसे नहीं समझ पाएगा। बालक क्या करेंगे, सांप दिखाई नहीं चलता हो, तब वो देख कर समझेगा। उद्दीपक किसी चीज को देखेगा तब अपने मस्तिष्क में समझ लेगा कि हाँ जो ऐसे ऐसे चलता है टेढ़े मेढ़े, वो क्या होता है, सांप होता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपन को देख करके वो अनुक्रिया करना सीख लेता है। जैसे वो आग देख लिया तो पढ़ा जाएगा कि आग से जल जाते हैं, तो नहीं समझ पाएगा। आग के पास से ले जाएंगे, आग का उसे ताप महसूस होगा तो वो समझ जाए कि वो इससे क्या करना है, दूर रहना है। तो जब भी वो आग रहेगा तो क्या करेगा, पीछे खसक जाएगा, अपने अंगों को पीछे कर लेगा, अनुक्रिया करेगा आग को देख करके। तो वही उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा अधिगम यहाँ पे होता है स्मृति स्तर में। आगे देखते हैं युक्ति। युक्ति में जैसे पीछे पढ़ाई है कि युक्तियां कितनी होती हैं। ठीक है, तो युक्ति क्या होती है, इसमें व्याख्या युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेक्चर, टीचर आता है, बोलता है, बताता है, क्या कहते हैं, के से क, किया से ख, जी से ग, जे से घ, बस ऐसे बोलता रहता है, बच्चे का सुन के दोहराते हैं। सिर्फ व्याख्या युक्ति प्रयोग किया जाता है। कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उससे समझा दिया जाता है। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब यह है कि बालक को प्रेरणा कहाँ से मिलती है कुछ सीखने के लिए। तो बाह्य, बाह्य मतलब बाहर से मिलती है। जैसे हम क्लास में गए, किसी बच्चे से पूछे बताओ दो का पढ़ा सुनाओ, लगा सुना, 2 के 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ठीक है, हमने पूरा सुन लिया तो हम क्या करेंगे, वाह, उसके सर पे हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, हाथ फेरेंगे या उसे टॉफी देंगे, तो वो उसे क्या करता है, अभिप्रेरित होता है। ठीक है, उसे जब अभिप्रेरणा मिलती है तो यानी कि एक प्रकार का पुनर्बलन मिलता है, तो वह क्या होता है, बच्चा और खुश होता है। वह 3 का पढ़ा याद करने की कोशिश करता है कि फिर हमें एक टॉफी मिलेगी। तो क्या होता है, बाहर रूप से यानी दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होता है, टीचर के द्वारा, माता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है। और उसके बाद बुद्धि से संबंध नहीं होता है। इस स्तर में, स्मृति स्तर में बुद्धि से संबंध नहीं होता है। बुद्धि संबंध नहीं होने का मतलब है कि बालक को जो कह दिए, अगर कह दिए कि तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ये गलत कार्य कर रहे हैं, तो मान लेगा कि हमारे पिताजी लगा गलत कार्य कर रहे हैं। 2-3 लोग से कह दिए तो गलत मान लेगा। अगर उसे कह दिया जाएगा कि यह आम का नहीं इमली का पेड़ है, तो आम के पेड़ को इमली का पेड़ समझा जाएगा, हमेशा वो इमली का पेड़ ही समझेगा। यानी कि उसका बुद्धि संबंध कुछ नहीं होता, उसको जो कहा जाएगा वही वो मान लिया जाता है। जैसे क्या होता है, हमारे घर में एक बच्चा है, उसके स्कूल में कुछ दूसरा चीज पढ़ाया गया था, हमने घर पे आया, उससे कुछ दूसरा बताया कि सब पूरा ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, तो बोला कि आप कुछ नहीं आता है, हमारे टीचर तो ऐसे बताए थे। तो टीचर ने जो बताया वो उसको सही मानता है, आपकी बात में नहीं मानेगा, ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मूल्यांकन। इसमें क्या होता है स्मृति स्तर में, स्मृति स्तर में जो मूल्यांकन होता है वह मौखिक होता है या तो लिखित होता है। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो बच्चा होता है उसका मूल्यांकन जब हमें करना है तो हम या तो ओरल करेंगे या तो रिटेल लेंगे, मौखिक टेस्ट लेंगे या तो लिखित टेस्ट लेंगे। मुंह से प्रश्न पूछते हैं कि चलो बताओ 2 का पढ़ा सुनाओ, 2 का पढ़ा क्या होता है, तो बोलेगा 2 का पढ़ा सर हमें नहीं आया था, या 2 का पढ़ा सुना देगा, या लिख के दिखाओ तो लिख देता है। ठीक है, तो ये था आपके स्मृति स्तर पे शिक्षण, और ये शिक्षण बिंदु थे। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप लिखेंगे कि स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक है, परीक्षा में आता है, महत्वपूर्ण बता रहा हूं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आता है टेट से प्रश्न से आते हैं, सी टेट से प्रश्न आते हैं। जैसे सी टेट के प्रश्न आया हुआ था कि स्मृति स्तर में कक्षा का वातावरण होता है,
अब कैसा होता है, आलोचनात्मक, विवादास्पद, निष्क्रिय में से कोई नहीं, तो आप निष्क्रिय पे टिक लाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप इसमें देखेंगे कि स्मृति स्तर के प्रवर्तक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। शिक्षा की प्रगति इसमें विचारहीन होती है, इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है, इसमें एक इंद्रिय अन्वेषण होता है, पाठ्य वस्तु तथ्यों पर आधारित होती है तथा इसमें कक्षा का वातावरण निष्क्रिय होता है। उसके बाद लिखेंगे इसमें अधिगम जो कहा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा किया जाता है, व्याख्या युक्ति का प्रयोग किया जाता है और बाह्य अनुप्रेरणा मिलती है। उसके बाद इसमें बुद्धि से संबंध बालकों का नहीं होता है और मूल्यांकन मौखिक या लिखित स्तर पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बोध स्तर, दूसरा हमारा आता है बोध स्तर। बोध स्तर में क्या करते हैं, इसके प्रवर्तक सबसे याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बोध स्तर के प्रवर्तक हेनरी सी मॉरिसन महोदय हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन तीनों के प्रवर्तक का नाम याद कर लीजिएगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, हेनरी सी मॉरिसन और मॉरिस पी हर्ड। तो इसके प्रवर्तक थे हेनरी सी मॉरिसन महोदय। और उसके बाद इसमें शिक्षा की प्रगति क्या होती है, विचारित होती है। 6 से 8 तक का जो बच्चा होता है उसे आप कुछ चीज बताएंगे तो क्या कहते हैं, विचार करता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। और उसे आप कहेंगे कि पानी में रंग मिला देने से पानी कलर नहीं बदलेगा, तो कहेगा नहीं गुरुजी बदलता है। विचार करेगा कि नहीं बदल तो जाएगा जरूर से, नहीं बात घर जाकर प्रयोग करेगा, लेकिन क्या होगा वो करेगा, सोचेगा, समझेगा। ऐसा नहीं कि आपका नहीं बदलता है तो ये बात जो होगा इस वजह स्तर पे कहेगा हाँ नहीं बदलता होगा, गुरु सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बालक क्या करेगा, विचार करेगा। इसमें जो शिक्षा की प्रगति होती है विचारों से भरी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है बोधात्मक व प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। इसमें बालकों को बोध कराया जाता है। सबसे पहले बोध का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बोध का मतलब होता है, तो बोध का मतलब यह है कि इंद्रियों के द्वारा मानव या जीव जंतुओं की इंद्रियों के द्वारा बाह्य जीव जगत का ज्ञान कराना ही क्या है, बोध है। यानी कि हमारे इंद्रिय के द्वारा सामने क्या हो रहा है, अगर मुझे इस बात का पता चल रहा है तो क्या है, मैं बोध कर रहा हूँ। ठीक है, यानी चेतन, यानी हम चेतना अवस्था में है और हमारी चेतना अवस्था में इंद्रियों के द्वारा बाह्य जीव जगत का ज्ञान करना ही बोध कहलाता है। ठीक है, यह आपका जो बोधात्मक व प्रयोगात्मक है, यानी आप क्या कहते हैं, चीजों के तथ्यों को बोध कराया जाता है, आत्मसात कराया जाता है, उनका प्रयोग भी करा के दिखाया जाता है कि देखिए ये चीज ऐसे भी ऐसे होती है। जैसे मैंने कल ही बताया था कि मोमबत्ती जल रही है, हमें दिखाना है कि ऑक्सीजन के द्वारा चीजें जलती हैं, तो क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और ऊपर से ढक्कन से ढकेंगे तो दिखाएंगे देखिए मोमबत्ती जल रही थी, ढक्कन से ढक दिए, ऑक्सीजन नहीं मिला है तो मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, यहाँ पे बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है बोध स्तर में। उसके बाद है अनुदेशन। इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वह आपके कई इंद्रियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर सुनने पर जोर दिया जाता है, एक इंद्रिय सिर्फ कान से सुनने पर, लेकिन यहाँ पर कई इंद्रियों, लिखने पर, सुनने पर, बोलने पर, सोचने समझने पर, कई इंद्रियों पे इस पे जोर दिया जाता है, इसे बहु इंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। उसके बाद आपकी पाठ्य वस्तु क्या होती है, इसकी जो पाठ्य वस्तु होती है वो व्याख्यात्मक होती है। यहाँ पर तथ्यों पर आधारित होती है, लेकिन यहाँ पर व्याख्यात्मक होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर तो पढ़ा देंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बच्चे आपके लिए राजधानी नहीं दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर आपको व्याख्या करनी होगी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली का एक नहीं बनी, पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली हुई, फिर नई दिल्ली हुई। यहाँ पर आपको व्याख्या करके बताना है, पूरा क्रम बताना है बच्चे को। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर वाला काम आपका ज्यादा होता है। आगे देखते हैं कक्षा का वातावरण कैसा होता है। इसमें कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। आलोचनात्मक मतलब ये है कि आप कुछ कहेंगे तो बच्चा जो अपना दिमाग लगा के आपसे क्या करेगा, तर्क करेगा कि गुरुजी ये चीज तो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, दूसरे तरीके से अपना बताएगा। फिर आपको अगर वो चीज सही लगेगी तब उसे पक्ष का समर्थन करेंगे, सही नहीं लग रही है तो उसको मना करके अपने तथ्य को रखेंगे सामने। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप बोलेंगे वो बच्चा मान लेगा, लेकिन यहाँ वाला क्या करेगा, आपसे तर्क भी कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम अधिगम। यहाँ पे अधिगम कैसे होता है, यहाँ पर अधिगम पुनर्बलन और अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। यहाँ पे अधिगम कैसे होता था, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा होता था। किसी चीज को देख करके बालक सीखता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बालक पुनर्बलित होकर सीखता है। पुनर्बलित होकर सीखने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने किसी बच्चे से पूछा कि बताओ प्राथमिक रंग कितने होते हैं, बालक ने बता दिया प्राथमिक रंग इतने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको पीठ पे थपथपाएंगे या फिर कहेंगे शाबाश बहुत अच्छा, क्लास टीचर ने पूछ दिया 50 लड़के बैठे वहां पे बहुत अच्छा तुम पढ़ रहे हो, और उसकी तारीफ होगी तो क्या होगा, वो पुनर्बलित हो गया।
और पुनर्वृत्त होकर और सीखने का प्रयास करेगा। प्राथमिक रंग क्या है तो द्वितीय रंग याद कर ले, को रंग क्या जाने पर क्या बनता है कि हम याद करें तो रोज हमारी तारीफ करेंगे, हम क्लास में तेज रहेंगे, तो पुनर्वर्ण मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं अंतर्दृष्टि को थोड़ा भी सीखता है। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है? अंतर्दृष्टि को इनसाइट का मतलब ये है कि खुद से, यहाँ तक क्या था कि उद्दीपन किया दूसरे जो तारीफ होती तब बच्चा सीखता था, वो सीखने को सक्रिय होता था, लेकिन यहाँ पे खुद से भी तैयार रहेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे आगे ये बनना है, तो क्या होगा इनसाइट से भी क्या होगा वो प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा और वह सीखने का प्रयास करेगा। टीचर भी प्रशंसा करेगा और उसके मन में खुद भी विचार आएंगे मुझे पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुझे भी मजदूरों के साथ काम करना होगा, उसके मन में खुद भावनाएं आती हैं, वो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। उसके बाद इसमें जो होती है युक्ति प्रश्नोत्तरी युक्ति का प्रयोग होता है। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पढ़ा करके कि बताइए इनका नाम क्या था, अकबर की बेटी का नाम क्या था, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछ करके पढ़ाया जाता है। इसके बाद अभिप्रेरणा जो होती है इसमें सिर्फ बाह्य प्रेरणा मिलती है, यहाँ बाह्य और आंतरिक प्रेरणा दोनों मिलती है। अभिप्रेरणा का मतलब यह है कि बालक को पढ़ने के लिए कहाँ से जो आती है क्षमता, जो पढ़ने की क्षमता है, जो पढ़ने के प्रति रुचि है वह कहाँ से जागृत होती है, तो यहाँ से बाहरी से। यहाँ लोग कहते हैं, यहाँ पर मम्मी कहेंगे कक्षा 1 से 5 का बच्चा रोज बैठाएंगे पढ़ने के लिए, पापा उसको रोज होमवर्क कराएंगे, लेकिन यहाँ पर बालक क्या करता है, यहाँ पर मम्मी कहेगी बैठने के लिए तभी बैठता है, और कभी कभी जैसे टीचर का डर होता है कि टीचर अपने काम दिया है कर लेगा तो कल मार पड़ेगी क्लास में, तो खुद से पढ़ने के लिए आंतरिक यानी खुद से पढ़ने के लिए अंदर से प्रेरित होता है कि वह क्या करे, पढ़े, ज्ञान अर्जन करे, इसलिए क्या होता है और प्रेरित होता है खुद से भी और बाहरी रूप से भी। आगे देखते हैं इसमें बुद्धि से संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस स्तर में जो बुद्धि से संबंध होता है वो डायरेक्टली होता है, जो बताया जाता है वह सीधे दिमाग में घुसता है, दिमाग पर असर करता है, ठीक है, बालक को याद रहता है। यहाँ पर क्या है मूल्यांकन जो होता है मौखिक लिखित एवं लघु उत्तरीय प्रश्न में भी होता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे जो होते हैं उनका मूल्यांकन लिखित रूप में भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में से कर सकते हैं, और लघु उत्तरीय छोटे छोटे प्रश्न देके 3-4 लाइन के भी कर सकते हैं उनका मूल्यांकन। ये मूल्यांकन इसमें विधियां होती है। अब सबसे लास्ट में आता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है, देखिए सब चीज आप तुलना करके समझ रहे हैं तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चिंतन स्तर में क्या होता है, इसके प्रतिपादक थे मोरिस पी हंट महोदय, और मोरिस पी हंट महोदय ने इसका जब प्रतिपादन किया तो उन्होंने बताया कि इसमें शिक्षा की प्रगति जो होती है पूर्ण विचारवान होती है। जो माध्यमिक स्तर का छात्र है या माध्यमिक से लेकर उच्च स्तर तक का छात्र होता है वह हमेशा पूरी चीजों को सोच विचार करके ज्ञान को ग्रहण करता है, जो चीजें नहीं समझ आती है उन पे शिक्षक से प्रश्न पूछता है और तब जाके ज्ञान को क्या करता है, तथ्यों को संग्रहण करता है अपने मस्तिष्क में। आगे उद्देश्य क्या होता है, इसमें जो उद्देश्य होता है वह विश्लेषण संश्लेषण के साथ मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, यानी कि चीजों को संश्लेषित किया जाए, साथ साथ जोड़ा जाए, या चीजों को अलग अलग करके समझाया जाए और उसके बाद समझा करके उनका मूल्यांकन किया जाए। यह इस शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बालक को सारी चीजें क्या है अलग अलग खोल के समझा दी जाए, कि उन्हें जोड़ के भी समझा दिया जाए और जोड़ने तोड़ने के बाद उनका मूल्यांकन कर करके बालक को समझाया जाए। यह चिंतन स्तर का उद्देश्य होता है। आगे है अनुदेशन, इसमें भी बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। उसके बाद पाठ्य वस्तु जो होती है इस चिंतन से परिपूर्ण पाठ्य वस्तु होती है, ध्यान रखिएगा जो इसमें पाठ्य वस्तु होती है वह चिंतन से परिपूर्ण होती है, यानी चिंतन से भरी हुई होती है। बालक पढ़ता है, विचार करता है, समझता है, तब ज्ञान को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि यार तेरे पढ़ा आम तो आम को आम में समझ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है चिंतन विचार करेगा कि यह चीज अपने यह सूत्र a+b का होल स्क्वायर आया है तो ये कैसे आया है, a+b का गुणा करने पर आया है कि सीरीज का सूत्र पैदा ही हो गया, किसी ने लिख दिया है, वो चिंतन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कक्षा का वातावरण क्या होता है। यहाँ पर कक्षा का वातावरण विवादास्पद होता है। विवादास्पद मतलब है कि माझाड़ा क्लास होता है। विवादास्पद का मतलब ये है कि कक्षा का वातावरण जो होता है वह अपने बालक के विचारों को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आत्मनिष्ठता, इसमें अधिगम जो होता है आत्मनिष्ठता के द्वारा होता है, खुद से बालक अधिगम करता है, उसको कोई पढ़ने के लिए नहीं करता है। बालक को खुद चिंता होती है मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो वह खुद आत्मनिष्ठ के द्वारा अधिगम करता है। आगे देखते हैं युक्तियां। युक्ति किस तरह प्रयोग होता है, विचार विमर्श युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में टीचर और बालक के बीच में विचार विमर्श होता है तो विचार विमर्श युक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अभिप्रेरणा जो होती है आंतरिक होती है, हमने बताया क्या निष्ठता, तो खुद से पढ़ने की अभिप्रेरणा बच्चों को मिलती है। इसमें क्या होता है बुद्धि से संबंध क्या होता है, मौलिक व सृजनात्मक क्षमता का विकास करना।
मौलिक और सिनाटी यानी कि खुद से मूल्यों को बनाने की और सृजन करने की क्षमता इसमें विकास करता है कि मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद है, एक कार्य गलत है। बालक खुद अपने मूल्य को विकास करता है। और इसमें जो आखिरी में है मूल्यांकन आपका, वह मूल्यांकन निबंधात्मक रूप में होता है, यानी कि लंबे लंबे प्रश्न देकर भी बालक का मूल्यांकन इसमें कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमें चिंतन स्तर पर पढ़ाना है तो पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि बालक का स्मृति स्तर और बोध स्तर पूर्ण हो चुका हो। अगर डायरेक्ट बालक को चिंतन स्तर पे देंगे, डायरेक्ट बालक कक्षा 9 लिखवा देंगे, बालक को एक अच्छा नहीं आएगा, यह लिख के रख लीजिएगा। और अगर बोध स्तर पे पढ़ाना है तो बालक का स्मृति स्तर जरूर तैयार होना चाहिए। स्मृति स्तर का क्या कहते हैं मुख्य नहीं है, लेकिन अगर मुख्य नहीं है समझिए बहुत ही मुख्य है। क्यों? क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो यह दोनों स्तर पे शिक्षण नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आधारशिला यह नींव है, यह बालक के मकान बनाने क्या है, ज्ञान रूपी मकान बनाने की नींव है, स्मृति स्तर। ठीक है, तो इसी के साथ यह आपका स्मृति स्तर का स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर यानी शिक्षण के स्तर का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको जो चीजें नहीं समझ आई है उनका पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे देता हूँ, कोई समस्या हो व्हाट्सएप करिए, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्यार बनाए।